Is it okay now? I have tried to refresh it and switch the connection as well. Is it fine now? Okay. Thank God बेटे. अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या चीज मैंने शुरू करवाई थी या खत्म हो गया था कोई चैप्टर? बेटे लास्ट टाइम क्या खत्म किया था, सो वी कैन स्टार्ट अनदर वन. ठीक है, डेलीगेशन वाला चैप्टर फिर कंप्लीट हो गया था. डेलीगेशन प्रोसेस के बाद कंप्लीट है. नहीं, यू डोंट हैव टू डू द इनइफेक्टिव डेलीगेशन. ये करने की जरूरत नहीं है. बस दिस इज फाइन. डेलीगेशन का प्रोसेस, उसके बेनिफिट्स, उसकी टाइप्स, उसके राइट्स, दिस इज फाइन. योर चैप्टर इज फिनिश नाउ. अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. ये खत्म हो गया है. ओके बेटे, आज न्यू चैप्टर में स्टार्ट करवाऊंगी. सबके पास उनके सिलेबस मौजूद है. डू ऑल ऑफ यू हैव योर सिलेबसेस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, अल्लाह दा शुक्र. नहीं, और लाइन नहीं मिल रही सी. अच्छा मेरी गल सुन, हले ना वसीम नवीद दे नंबर ते कॉल कर. मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ. ठीक है, ओदे नंबर ते गल कर ले. ओके ओके, अल्लाह हाफिज. अच्छा वसीम की कॉल आई, नवीद उठा लेना. जी बेटे, 1 मिनट दीजिएगा मुझे आप. मैं आपका सिलेबस देख रही हूँ. जी यहाँ पर आपके यूनिट है मेरे पास बेटे. आवाज अब आ रही है ना क्लियर? आवाज क्लियर है अब आपकी? सॉरी, मेरी आपको आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू. अच्छा बेटे, मेरे पास यहाँ पर सिलेबस है आपका और यहाँ पर मैं यूनिट्स देख रही हूँ. यूनिट्स हमारे पास तकरीबन क्वालिटी एश्योरेंस का है, बजटिंग का है. बजटिंग मैं अभी नहीं करवाऊंगी. बजटिंग आई एम वेटिंग फॉर द फेस टू फेस क्लासेस. ठीक है, देन आई विल डू द बजटिंग. तब तुम्हें ज्यादा अच्छा वो जो है समझ आएगा. उसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का टॉपिक है. मैं ये स्टार्ट करवाने लगी हूँ. इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज. चेंज क्या है? ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर टॉपिक है. ये हमारे पास जी बेटे, चेंज मैनेजमेंट का चैप्टर है सुलेवान की किताब में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं. और ये हमारे पास इनिशिएटिंग एंड मैनेजिंग चेंज चैप्टर नंबर 5 है सुलेवान की किताब में. 8th एडिशन के अंदर
मेरे पास जो ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर 56 है। ये है पेज नंबर चैप्टर 5, पेज नंबर 56 है। आप अपने एडिशंस में बेटे देख लो कि आपके पास कौन सा ये चैप्टर है और इसे निकाल लो। शाबाश, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके बेटे, मैं स्टार्ट करूं? सबने निकाल लिया है? स्टार्ट करें बेटे इसको। ओके ग्रेट। बेटे सबसे पहले चेंज की डेफिनेशन है कि चेंज क्या होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में चेंज, बिकॉज चेंज का एक हाईलाइट किया हुआ है। चेंज इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज। ये चेंज की डेफिनेशन है। सो द चेंज मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू बिफोर व्हाट इट यूज टू बी। ठीक है, like you are bringing any sort of changes that may be on minor level, on major level. So whenever you are trying to change even a bit of a system, even a bit of a thing, it's mean you are bringing about a new change in it. This is the definition of change, that change is the process of making something different from what it was. Now अब हम यहाँ पर चेंज की कुछ थेरीज है जो हम करेंगे। ठीक है, चेंज के बारे में जैसे हर कॉन्सेप्ट के बारे में काफी रिसर्चर्स अपनी थेरीज लेकर आते हैं, इसी तरह चेंज के बारे में भी थेरीज हैं। चेंज के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या थेरी है वो हमारे पास लेविन की थेरी है। ठीक है, लेविन चेंज थेरी। हाँ जी बेटे, सबसे पहले चेंज का जो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, हम लेविन की थ्योरी करेंगे कि लेविन क्या कहता है चेंज के बारे में। लेविन वाज अ रिसर्चर हु एक्चुअली learned introduced the idea of change. You cannot say introduce, he was not the first one, but इसकी 1951 में चेंज के बारे में हमें इसने पहला आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। लेविन कहता है कि हमारे पास कोई भी चेंज लाने के लिए ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। तरफ देखे हुए तुम्हारे ख्याल से वर्ड से तुम्हें क्या समझ आती है? What are driving forces and what are restraining forces? Anybody, any of you, write it down over here so I can have a look. Please do not look at the book. Do not dictate or write down the words from the book. I need, what do you think about it? Come on, bete, waiting for your response. Okay, driving force which enforces us to put energy for change. Okay, then what if the restraining force? Anybody else? Okay,
आयशा इज ऑफ द व्यू दैट ड्राइविंग गिव राइट डायरेक्शन एंड रीस्ट्रेनिंग गिव अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बेटे, अब मैं इसको आप एक्सप्लेन करती हूँ। इन थियरीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। हर थियरी एक दूसरे से माइनर चेंज से डिफर करती है, उस चेंज पे गौर करना है। उसके बाद एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उससे मुझे पता लग जाएगा किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, सबसे पहले टू ब्रिंग अबाउट any new thing into something that was pre-existing is called change. Like change is the process making something different from what it used to be before. इस चेंज के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट जो है रिस्ट्रेंट्स लगाकर उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, या कह लो कि डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमारे पास जो चेंज की थ्योरी आती है वो है लेविन का मॉडल है चेंज का, विच ही प्रपोज्ड इन 1951। अच्छा, लेविन जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है एज अ डायनामिक बैलेंस ऑफ फोर्सेस। समथिंग दैट इज डायनामिक, इट मींस इट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। स्टैटिक विच इज स्टैटिक एट अ प्लेस, डायनामिक विच इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। अब हमारे पास लेविन कहता है कि जब भी चेंज आता है तो उस वक्त हम दो किस्म की फोर्सेस को एनकाउंटर करते हैं। नंबर 1 फोर्सेस है हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस, नंबर 2 है हमारे पास रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो हम उन फोर्सेस को कहते हैं जो चेंज की डायरेक्शन में हमें पुश करती हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन में हमें पुश करती हैं। और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो चेंज लाने में रुकावट का बाइस बनती हैं। ड्राइविंग फोर्सेस वो हैं जो डायरेक्शन में हमें पुश करती हैं, और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो हैं जो चेंज को लाने में जो है वो रुकावट करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी चेंज को लेकर आते हैं उस वक्त हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फेज आती है उस फेज के अंदर हम अनफ्रीजिंग को लेकर आते हैं, फिर मूविंग और फिर रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब ये है कि जब कोई चीज, फर्ज करो मैंने कोई सिस्टम डेवलप किया है, वो सिस्टम पिछले 10 साल से चल रहा है, उस सिस्टम में चेंज लाने के लिए पहले हम उसको अनफ्रीज करेंगे, फिर हम उसको उसकी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर दोबारा रीफ्रीज करेंगे। अगेन लेट मी टेल यू another example like if you have ice in your fridge, okay? अब तुम्हारे पास फ्रिज में बर्फ मौजूद है। अब वो मैं चाह रही हूँ कि अच्छा मैं इसकी आइस लॉली बना लूं, मैं सिंपल आइस की आइस लॉली बना लूं। If I want to convert that ice into ice lolly, it means I have to put some flavor into it, okay? Some colorant into it, some sweetener into it. What I will do, I will unfreeze the ice. आइस जब दोबारा अनफ्रीज आएगी हो जाएगी और पानी की हालत में आएगी, मैं उस वक्त उसके अंदर वो स्वीटनर, वो जितने भी एडिटिव्स हैं वो डालूंगी, उसको शेक करूंगी। अब ये मूविंग की फेज आ रही है, बिकॉज आई एम मूविंग from the simple phase towards the new phase because I want to create change in it. So after unfreezing, we moved on to moving. In moving, we brought about the change. अब जब वो डिजायर्ड चेंज आ गया है तो उसको उसी पॉइंट पे दोबारा लॉक करना है। तो मैं उस आइस को जिसके अंदर मैं अब चेंज लेकर आई हूँ, आई विल अगेन पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर, इट विल रीफ्रेज अगेन, एंड नाउ द सिंपल आइस इज कन्वर्टेड इनटू एन आइस लॉली। सो दिस इज द लेविन कॉन्सेप्ट। लेविन कहता है कि जब भी हम किसी चेंज को लेकर आते हैं, उस चेंज को लाने के लिए हमारे पास कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, फिर हमारे पास कुछ रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब तुम लोग अपने हॉस्पिटल में एक्सपेंस करती हो, एक्सपेंस तुम लोग रजिस्टर के ऊपर करती हो, रजिस्टर के ऊपर एडिट वगैरह का ऑप्शन है, समटाइम्स यू यूज ब्लैंको, समटाइम्स यू रिमूव द पेज, एंड वो स्टिकिंग वाला तरीका भी मुझे पता है, हाथ से लगा के तो उसको स्टिक करके कर देना, ठीक है, जोक्स अपार्ट, टू रिमूव इट। सो ये सारे तरीके हैं हमारे पास। अब मैं एकदम तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ कि कल से तुमने फौरन कल से तुमने जो है वो डिजिटल एंट्रियां करनी है। तुमने बिल्कुल भी जो है वो खातों वाले सिस्टम के ऊपर नहीं आना, और डिजिटल एंट्रीज में तुम्हारे पास रिमूव करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। वंस यू हैव एंटर्ड इट, इट्स डन, यू कैन नॉट अनडन इट। सो व्हाट विल हैपन पीपल। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं पिछले चैप्टर पे जा रही हूँ, मुझे पिछले चैप्टर का हवाला दो। यहाँ पर जो डिफरेंट हमारे पास लोग डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं, मैंने तुम्हें कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ाया था
कि डिफरेंट इरा से बिलोंग करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल्स हैं, जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, बेबी बूमर्स है, जनरेशन जी है। तुम्हें सारी जनरेशन उसके करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे। तुम्हारे ख्याल से जब हम चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सी जनरेशन शो करेगी? मैं पिछले चैप्टर की तरफ जा रही हूँ जस्ट टू सी इफ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल और नॉट। ठीक है, प्लीज लेट मी नो। तुम्हारे ख्याल से नया आइडिया इंट्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन दैट क्लासिफिकेशन किसकी तरफ से आएगी? जनरेशन एक्स की तरफ से। मारिया, क्यों जनरेशन एक्स की तरफ से क्यों आएगी? एक्स की तरफ से क्यों आएगी? जनरेशन एक्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स थे? जी बेटे, जनरेशन एक्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? If you are taking time, I know you are referring it back, you are opening the book or the notes or whatsoever you have on you, but right now I want you to think or what you have learned in the class. Please come up with that. Millennial generation, Binat, Rasool, millennial. Why millennials? अच्छा, what about traditionals? तुम लोग traditionals को क्यों नहीं consider कर रहे? Why you are not considering the traditionals? अच्छा, मुझे खाली जवाब नहीं बताना, तुम लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल पता है। आई नेवर एक्सेप्ट yes or no. I always want you to come up with justification of your answer. If you are saying yes, why you are saying yes? If you are saying no, why you are saying no? Then I will know that your concept or your ideology is clear or you don't have any doubts in your mind. Okay, Maria is saying generation X is self-sufficient, individualistic, and because they want quick feedback. Or Binat कह रही है millennial because they want quick. Okay, you people are wrong. You have actually forgot what I have told you before. I mentioned that जब भी कोई change आएगा, traditionals और जो शुरू के area हैं हमारे पास, they will be the most stubborn one. जब तुम्हारे हॉस्पिटल में वेन एवर यू हैव अ हेड नर्स और बिलीव करो कि तुम्हारी कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और कोई नया बंदा आया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बंदा काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद जाता है, हाईएस्ट रैंक होता है, आफ्टर दैट you are like close to your retirement. What happens if at that time I will create a new idea और जो तुमने सारी उम्र किया होगा तुम उसमें हिंड्रेंस लेकर आओगे कि नहीं? उसके बजाय जिन लोगों ने अभी अभी सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, because you people are used to of the technology, you have smartphones and all that, so you won't create that hindrance as compared to that. Better wrong hai. This is not feedback, this is not about self sufficiency, this is about your ideology and your way of doing. एक काम जब मैंने 20 साल से एक ही तरीके से किया है और जब कोई आके उसके अंदर कोई नई इनोवेशन लाने की कोशिश करेगा तो जो 20 साल से उसको उसी तरीके से कर रहा है, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोना क्रिएट अ हिंड्रेंस, इज नॉट गोना एक्सेप्ट योर न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? आर वी ऑन द सेम पेज?
खौफे खुदा करो मारिया, मेरे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे हैं जो उस वक्त के भी हैं और अभी डाई नहीं किए, ठीक है। मैं उनकी उम्रों की तरफ नहीं जा रही, आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू द पीपल ऑफ दैट क्लास। तुम्हें क्या दुश्मनी है ट्रेडिशनल से? हाँ बेटे, 99 ईयर्स का हो गया दिलीप कुमार, मारना चाहती उस बेचारे को, ट्रेडिशनल में फॉल करता है वो। क्या मतलब है वो तो रिटायर्ड है? ये क्या बात हुई, वो तो रिटायर्ड है? मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है, मैंने उसके अंदर सबसे एक्सपीरियंस नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रख ली है जो गवर्नमेंट से फारिग होकर आई है, और मैंने अपने प्राइवेट में रख ली है, तो फिर नहीं रख सकती मैं? बताओ, तुम में से तुम्हारे कितने सीनियर्स जब गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं क्या घरों को बैठ जाते हैं? मोस्ट ऑफ देम गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। डोंट डू डोंट डू दैट, सॉरी। ये मारिया को कोई दुश्मनी है पुराने लोगों से। मारिया, तुम मुझे जरा क्लास में बताना कौन है, मैं तुम्हारा रुखे रोशन देखना चाहूंगी। बेटे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप उस क्लास के करेक्टरिस्टिक्स की तरफ ध्यान दिया करो, उम्रों की तरफ ध्यान मत दिया करो कि वो जिंदा है या वो मर गया है। हम बात कर रहे थे कौन चेंज एक्सेप्ट करेगा और कौन चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी क्लासिफिकेशन। नो डोंट से सॉरी मारिया बेटे, नो सॉरी, इट्स ऑल राइट, ये तुम्हारी आइडियोलॉजी थी, तुमने क्वेश्चन की, हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। नो सॉरी बेटे, इट्स ऑल राइट, आई एम जस्ट जोकिंग विद यू। अच्छा, अच्छा जी, लेविन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? लेविन साहब क्या कहते हैं? ये जब मैं टेस्ट लूंगी तो तुम्हें तब पता लगेगा कि लेविन क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, लेविन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगली थ्योरी की तरफ जाते हैं बेटे। अगली थ्योरी है हमारे, अच्छा मेरे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाने से पहले काइंडली 2 मिनट के लिए जो चेंज की डेफिनेशन और जो लेविन का कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज रीड आउट कर लो, ठीक है।
जी बेटे, आर यू डन? आपने पढ़ लिया है? लेविन की थ्योरी को पढ़ लिया बेटे? आर यू डन बेटे? आपने पढ़ लिया है? आवाज आ रही है ना? ओके बेटे, नेक्स्ट थियरी की तरफ जाते हैं। हमारे पास आ गई है लिपिड की थियरी। पहले था हमारे पास लेविन, अब हमारे पास आ गया है लिपिड। बेटे लेविन के पाव जो हैं, हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया है, अनफ्रीजिंग पे, मूविंग पे और रीफ्रीजिंग में। लिपिड पे हमने 7 करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है। लिपिड एंड कुलीग्स यानी लिपिड और जो उसके साथी थे, एक्सटेंडेड लेवल्स थियरी, उन्होंने लेविन की ही थियरी को लेकर वो आगे गए और इसको फर्दर 7 स्टेप प्रोसेस तक जो है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एंड फोकस्ड मोर ऑन व्हाट द चेंज एजेंट मस्ट डू देन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ चेंज इटसेल्फ। अच्छा, इससे पहले जो लेविन की थ्योरी थी, लेविन की थ्योरी में हम सिर्फ चेंज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि चेंज में हम नई चीज लेकर आएंगे, पहले हम अनफ्रीज करेंगे पुरानी चीज, नया आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उस नए आइडिया को रीफ्रीज कर देंगे और यूं हमारे पास चेंज आ जाएगा। ये लेविन कहता था। लिपिट ने लेविन की इसी थ्योरी पर काम किया और उसने बजाय चेंज को ज्यादा फोकस करने के चेंज एजेंट को ज्यादा टारगेट बनाया। अब ये चेंज एजेंट कौन है? चेंज एजेंट जिसकी वजह से चेंज आएगा, वो क्या कर सकता है अपनी कैपेसिटी में, उसने उस पर ज्यादा जो है वो फोकस किया है। ठीक है, they emphasized participation of key members of the target system throughout the change process, particularly during planning communications। ठीक है, during planning उसने कहा कि कोई भी चेंज लाने में जो की लोग है ना, जो बिलीव करते हैं कि हमने चेंज लेकर आना है, चेंज लेकर आने का फैसला एक बंदे को तो नहीं ना होता। आइस को आइस लॉली में कन्वर्ट करना इज समथिंग पर्सनल, बट किसी सिस्टम को चेंज करना रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ द होल टीम। तो फिर यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो की मेंबर्स है, जो चेंज लाना चाहते हैं, वो इस सारे प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, स्पेशली प्लानिंग में। याद रखो, पोर प्लानिंग होगी, इट विल टेक यू नोवेयर। प्लानिंग अच्छी होगी तो यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देयरफॉर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हमारे पास इसमें क्या चीजें हैं? इसमें है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग याद रखो, जिन ब्रांड ने अपनी अच्छी रेपो बना ली हुई है, वो अपने रेपो जो उन्होंने बिल्ड किया उसके नाम पे भी बहुत जो है वो अर्निंग करते हैं। इसके बजाय जब एक नया ब्रांड आता है, उसको मार्केट में सरवाइव करने के लिए पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है। जब उसकी रेपो डेवलप हो जाती है, फिर उसकी अर्निंग या सेल्स भी वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए ओवरऑल प्रोसेस को ओवरलुक करने के लिए। ठीक है, अच्छा प्लीज आप नेक्स्ट पेज पे चलिए और नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें लेविन की हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग, और लिपिट ने जो ये सारी बात कही है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो उस टेबल में लिखा हुआ है। उस टेबल पे मैं फोकस करूंगी। लिपिट और उसके कुलीग कहते हैं कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है कि मसला क्या है, फिर हमने मोटिवेशन को असेस करना है कि क्या चीज है जिससे चेंज लाने के लिए मैं किस तरह मोटिवेट कर सकता हूं या कर सकती हूं दूसरों को। मोटिवेशन लेवल क्या है नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में, मेरे लोग कितने मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन असेस करना बहुत जरूरी है। 50% मोटिवेटेड है तो मुझे पता है कि 50% अब मैंने इनको धक्का देना है। 90% मोटिवेटेड है, मुझे कम काम करना पड़ेगा। 10% मोटिवेटेड है, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है मोटिवेशन लेवल को असेस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, असेस चेंज एजेंट मोटिवेशन एंड रिसोर्सेज।
ओवरऑल मोटिवेशन के अलावा चेंज एजेंट जो चाहता है कि चेंज है, उसकी अपनी मोटिवेशन कैसी है और क्या रिसोर्सेज है। कितनी दफा ऐसा होता है जब हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में खुद भी डाउट्स होते हैं कि नहीं होते। एवरी न्यू थिंग हैव डाउट्स इन इट, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है, मैं जो रिसोर्सेज के रहते हुए ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रही, मेरे रिसोर्सेज, मेरी मोटिवेशन और मेरी एक्सपेक्टेशंस हर चीजें आपस में मैच कर रही है कि नहीं। अच्छा, सिलेक्ट प्रोग्रेसिव चेंज ऑब्जेक्ट्स। ऐसे चीजों ऐसे हम चेंज लाने के लिए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जो कि उसको लेकर आने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करे। प्रोग्रेसिव की तरफ है, मतलब कि एक्शन वाला एटीट्यूड हो, खाली जुबानी जमा खर्च ना हो, कि चेंज ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम ऐसे सेलेक्ट करें जो फौरन से फौरन हमें चेंज की तरफ लेकर जाए, हमारे लिए कम से कम रेजिस्टेंस शो करें। अच्छा, चेंज एजेंट का क्या रोल होना चाहिए, उसको भी चूज करेंगे। फिर जब चेंज ये ले आएंगे तो हमने चेंज को मेंटेन कैसे करना है, और फिर हमने टर्मिनेट हेल्पिंग रिलेशनशिप्स कैसे करने हैं। यानी अब जब मैंने चेंज ले आई हूं, अब वो स्टेबल हो गया है, अब जो उसको लाने के लिए मुझे हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है उनको मैंने कैसे टर्मिनेट करना है। तुम्हें इसके पॉइंट में डाउट हो रहा होगा, मैं तुम्हें इसको एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। मैकडोनल्ड्स जाते हो, पहले हम लोग ऑर्डर करते थे ओवर द काउंटर, अब उन लोगों ने काफी मैकडोनल्ड्स के ऊपर डिजिटल मशीन्स जो है लगाई हुई हैं, ठीक है। एक लड़की खड़ी होती है, कहती है आए जी इधर से ऑर्डर करें, यू नो आई डोंट, वो आप कहते हैं मुझे ऑर्डर करना नहीं आता, शी विल हेल्प यू आउट। तुम 2 दफा जाते हो, 3 दफा जाते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि तुम आबादी हो गए, तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, यू गो टू द, डोंट गो टू द काउंटर के वहां पे लाइन में कौन लगे, बस मैं मशीन से ऑर्डर करती हूँ, मुझे डायरेक्टली पिक करना पड़ेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6, अब ये चेंज आ गया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि काउंटर पे रश बिल्कुल ना होने के बराबर होगा और 90% लोग मशीन से कर रहे हैं अपना ऑर्डर। इसका मतलब है वो जो हेल्पिंग स्टाफ था ना ऑर्डर लेने के लिए, चेंज को स्टेब्लिश करने के लिए जो हेल्पिंग स्टाफ था, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो लड़की आके तुम्हें कहती थी आओ मैं तुम्हें यूज करना बताऊं, आई डोंट नीड हर नाउ, एंड माई चेंज, आई विल टर्मिनेट द सपोर्टिंग स्टाफ, एंड व्हाट विल हैपन, द चेंज विल बी मेंटेन्ड अनलेस मुझे कोई नया चेंज लाने की जरूरत पड़े। क्या समझ आ गई है इसकी बेटे? क्लियर है लिपिड की थियरी? लिपिड क्लियर है बेटे? ओके, थैंक यू बेटे। प्लीज टेक द नमाज ब्रेक एंड आई विल रिज्यूम आफ्टर मगरिब प्रेयर्स, ठीक है। 5:20 तक इंशाल्लाह मैं दोबारा रिज्यूम कर लूंगी। मीनवाइल मैं नए लिंक से ऑनलाइन हो रही हूँ, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।